Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th December 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about no trust motion against the Vice President of India. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट. Vice President of India's office is second highest constitutional office in the country after the office of President of India. Like President of India, Vice President of India के ऑफिस का भी टर्म 5 साल का होता है, but he continues to hold the office beyond the term until the successor assumes the office. यानी कि ऐसा नहीं कि 5 साल होते ही वो उनको अपनी ऑफिस को छोड़ना होगा, डिमिट करना होगा. जब तक उनके अगले सक्सेसर का चुनाव नहीं हो जाता और वो ऑफिस को होल्ड नहीं करने के लिए आ जाते हैं, तब तक द वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वैसे टर्म 5 साल का है, तो 5 साल का टर्म पूरा होने से पहले ही अगले वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कर दिया जाता है. उसके अलावा अगर इलेक्शन की बात की जाए तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इंक्लूड्स बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. इसका मतलब ये है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स वोट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. कुछ और बातें हैं जो पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित आपको याद रखनी है कि द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर. तो मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के वक्त द पर्सन इज मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस अज्यूम करने से पहले उनको अपनी वो कैंडिडेचरशिप, वो लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर जो उनकी कैंडिडेचरशिप है उसको वैकेट करना होगा. सरल भाषा में कहें तो मान लीजिए कि लोकसभा या राज्यसभा के अंदर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन दिया जाता है फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. तो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को अज्यूम करने से पहले उनको अपनी सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ दैट लेजिस्लेटिव बॉडी, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसको छोड़नी होगी. दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस वैकेट हिज सीट ऑन द डे assumes the office as vice president. In fact, they are deemed to have vacated their seat. ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई एक्टिव तरीके से रेजिग्नेशन देना होगा. जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस को अज्यूम करेंगे, अपने आप मान लिया जाएगा कि उनका मेंबरशिप एज द लेजिस्लेटिव मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो अपने आप खत्म हो गई है. सो दीज आर सम प्रोविजंस, बेसिक आइडियाज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. बाकी आप डिटेल में तो पढ़ते ही हैं पॉलिटी की क्लास में. जो करंट डिस्कशन है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द रिमूवल प्रोसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. आर्टिकल 67 टॉक्स अबाउट वाइस प्रेसिडेंट. तो इट सेज कि द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. बट आर्टिकल 67B lays down the procedure for removal of the vice president of India. तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई होप आपको ये बात भी पता है, मैं तो बस रिवाइज करवा रहा हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो मुख्य काम है वो है राज्यसभा के जो सेशंस हैं उनको प्रिसाइड करना. तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. इसके लिए उनको कहा जाता है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो मुख्य काम है वो राज्यसभा के सारे मीटिंग्स को प्रिसाइड करना होता है. तो इसी कारण से वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के केस में राज्यसभा का जो से होता है वो ज़्यादा होता है. द रिमूवल प्रोसेस मस्ट बिगिन विद द राज्यसभा ओनली. एंड राज्यसभा में एक अगर रिजोल्यूशन पास किया जाए विथ मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, यानी कि जो 250 मेंबर्स हैं उनके मेजॉरिटी से अगर एक रिजोल्यूशन पास किया जाए, यानी कि 126 या उससे ज़्यादा मेंबर्स अगर सपोर्ट कर देते हैं, दैट वुड बी एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तो उस केस में उस रिजोल्यूशन को राज्यसभा से पास हुआ माना जाएगा. बट ऐसा रिजोल्यूशन वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो रिजोल्यूशन है उसको लाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना होता है टू द वाइस प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. अच्छा, एक बार जब राज्यसभा से रिजोल्यूशन पास हो जाएगा विथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, देन द रिजोल्यूशन विल गो टू लोकसभा.
जहाँ पे लोकसभा हैज़ टू पास द रिजोल्यूशन विथ सिंपल मेजॉरिटी। इसीलिए कहते हैं कि द रिजोल्यूशन पास्ड इन राज्यसभा मस्ट बी देन अग्रीड अपॉन बाय लोकसभा विथ सिंपल मेजॉरिटी। किन ग्राउंड्स पे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है? तो द आर्टिकल 67B डज नॉट स्पेसिफाई कि क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो ग्राउंड्स स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो ग्राउंड्स फॉर रिमूवल इज द मैटर ऑफ डिस्क्रिशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जो मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो है जगदीप धनखड़ साहब। तो एज ए टोल्ड यू कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी है राज्यसभा के। अभी जो अपोजिशन पार्टी हैं राज्यसभा के अंदर, अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के अंदर, दे हैव मूव्ड अ प्रोसेस, दे हैव स्टार्टेड अ प्रोसेस टू रिमूव या इम्पीच द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब। तो 14 दिन का जो नोटिस दिया जाता है वो नोटिस दिया गया है टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद एक रिजोल्यूशन लाया जाएगा राज्यसभा के अंदर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो रिजोल्यूशन चूंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना है, इस कारण से एक अच्छी संभावना ये बन रही है कि ये रिजोल्यूशन कभी पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपोजिशन मेंबर्स के पास इतना स्ट्रेंथ है नहीं राज्यसभा के अंदर। येट ये जो रिजोल्यूशन लाया जा रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ सिंबॉलिक जेस्चर टू शो देयर डिससेटिस्फैक्शन या क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स द फंक्शनिंग ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्योंकि अपोजिशन पार्टीज का एलिगेशन है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो एक्सट्रीमली पार्टीसन तरीके से काम कर रहे हैं। पार्टीसन तरीके से काम करने का मतलब कि वो रूलिंग पार्टी को फेवर करते हुए काम कर रहे हैं, प्रेजुडिस दिखा रहे हैं, बायसनेस दिखा रहे हैं इन फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी। अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि रूलिंग पार्टी के तमाम जो पॉलिसीज हैं उनको वो हर बात पे सपोर्ट करते रहते हैं। सो इस तरीके से ही इज एक्टिंग इन एन पार्टीशन मैनर, जबकि राज्यसभा के चेयरमैन से उम्मीद रहती है कि वो इम्पार्शियल एंड नॉन पार्टीशन तरीके से काम करें। अच्छा, एक बात और आपको जाननी है कि आर्टिकल 92 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर मान लीजिए कोई रिजोल्यूशन लाया जा रहा है फॉर रिमूवल ऑफ चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन, तो उस केस में दैट पर्सन जिसके अगेंस्ट रिजोल्यूशन लाया गया है कैन नॉट प्रिसाइड द प्रोसेस ऑफ द हाउस। तो इसका मतलब अगर वीपी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब के रिमूवल के लिए अगर रिजोल्यूशन लाया जाएगा, तो उसको फिर जगदीप धनखड़ साहब उस पूरे प्रोसीडिंग को वो प्रिसाइड नहीं कर पाएंगे, चेयर नहीं कर पाएंगे एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 92। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about investment facilitation for development. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, ये जो टर्म है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, ये एक प्रपोजल है एट WTO। इट हैज़ बीन मेनली गिवन बाय चाइना, जिसको दुनिया के बाकी 127 देश और सपोर्ट कर रहे हैं, बट इट्स अ प्रपोजल given mainly by China led proposal at the platform of WTO। और इसका मेन मकसद क्या है? जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर जब फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने आए तो वो प्रोसेस काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो, सिंपल हो, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हो। इस मकसद से मोटिवेटेड होकर के चाइना ने ये प्रपोजल दिया है WTO प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट इज टू रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर या ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, जिसको हम लोग रेड टेपिज्म भी कहते हैं, वाइल इन्वेस्टमेंट ईज ऑन डूइंग बिजनेस इंप्रूव हो, क्लैरिटी आए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैटर्स में, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो वाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट। चाइना IFD को पुश इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना वांट्स टू मेक मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज, क्योंकि चाइना के पास बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व है। उस फॉरेक्स रिजर्व को वो अलग अलग देशों में इन्वेस्ट करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है, क्योंकि करेंटली चाइना की इकोनॉमी थोड़ा सा स्लो डाउन वाले फेज में जा रही है। सो ये जो IFD है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, इसको चाइना 2017 से ही पुश कर रहा है, एंड टोटल 128 कंट्रीज चाइना के साथ हैं सपोर्टिंग दिस IFD proposal. So this IFD proposal is being led by China, but it is having support of total 128 countries. And the proposal will be binding only on those countries who sign this treaty, this proposal.
तो द प्रपोजल विल बी बाइंडिंग ओनली ऑन द सिग्नेटरी मेंबर्स। अभी भारत ने आईएफडी प्रपोजल को काउंटर किया है, भारत ने अपोज किया है इस चाइना के प्रपोजल को, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट प्रपोजल को। दो ग्राउंड्स पे मेनली भारत ने इस आईएफडी प्रपोजल ऑफ चाइना को काउंटर किया है। पहला, दैट इट इज प्लूरीलैटरल। देखिए, प्लूरीलैटरल क्या होता है? दोज अग्रीमेंट्स विच इज नॉट accepted to all members of a group but only those members who are part of that agreement, उसको कहा जाता है प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट। मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। डब्ल्यूटीओ के अंदर मान लीजिए 164 कंट्रीज, ठीक है। 164 के 164 कंट्रीज के ऊपर अगर कोई अग्रीमेंट या कोई कन्वेंशन एप्लीकेबल होगा तो उसको कहा जाएगा कि डब्ल्यूटीओ के अंदर ये एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, जिसके मल्टीलैटरल प्रिंसिपल्स या अग्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि सारे मेंबर कंट्रीज के ऊपर अगर कोई नियम एप्लीकेबल होता है तो उसको कहा जाता है मल्टीलैटरल। बट अगर कुछ एक देशों के ऊपर कोई नियम एप्लीकेबल है, कुछ देशों के ऊपर नहीं है, तो वैसे अग्रीमेंट को कहा जाएगा प्लूरीलैटरल। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि द प्रपोजल ऑफ आईएफडी विल बी बाइंडिंग ओनली फॉर द सिग्नेटरी मेंबर्स, नॉट द एंटायर मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो भारत ने इस ग्राउंड पे क्रिटिसाइज किया है कि ये तो प्लूरीलैटरल टाइप का एग्रीमेंट है, नॉट अग्रीड अपॉन बाय ऑल डब्ल्यूटीओ मेंबर्स, एंड दैट इज हाउ इट इज अंडरमाइनिंग, इट इज वीकनिंग द डब्ल्यूटीओ प्रिंसिपल। डब्ल्यूटीओ का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जो अग्री करेंगे सब मिल करके करेंगे। तो डब्ल्यूटीओ स्टैंड्स फॉर मल्टीलैटरल प्रिंसिपल्स, कि जो भी ट्रेड संबंधित नियम होंगे वो सारे देशों के ऊपर यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई होंगे। WTO in general does not support the idea of plurilaterality, कि कुछ एक देश मिलकर के अपने लिए अलग से नियम बना ले। तो भारत ने इस ग्राउंड पे क्रिटिसाइज किया है कि आईएफडी प्रपोजल ऑफ चाइना इज प्लूरीलैटरल एंड इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ, या अंडरमाइनिंग द मल्टीलैटरल प्रिंसिपल ऑफ WTO। दूसरा, भारत ने कहा है कि WTO तो मेनली स्टैंड्स फॉर ट्रेड, नॉट इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। बट देखिए, अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछें तो दोनों ही क्रिटिसिज्म में कोई बहुत ज़्यादा सब्सटेंस है नहीं। बट सीधी सी बात है, भारत नहीं चाहता कि चाइना का ये जो आइडिया है आईएफडी का वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए। अदरवाइज WTO प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी प्रपोजल्स पहले भी आते रहे हैं और WTO प्लेटफॉर्म पे प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट्स भी पहले हुए हैं। बट भारत ने इन दो ग्राउंड्स पे क्रिटिसाइज किया आईएफडी को कि नहीं नहीं, WTO तो जनरली मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स को सपोर्ट करता है और WTO तो जनरली ट्रेड के लिए है। तो इस कारण से वी डू नॉट सपोर्ट आईएफडी। ऑन दीज टू ग्राउंड्स इंडिया हैज काउंटर्ड चाइनाज प्रपोजल ऑफ आईएफडी। कि भारत नहीं चाहता कि ये प्रपोजल ज़्यादा देश एक्सेप्ट करें और चाइना को इन्वेस्टमेंट की एवेन्यूज मिले। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जब तक प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है एपीएससी एग्जाम के लिए, तब तक हम लोग डेली अगर एक आंसर लिखते रहे तो अच्छा रहेगा। तो WTO के ऊपर एक जेनरिक सा प्रश्न मैंने आपको दे रखा है। अगर आप कुछ समय से 5-6 महीने से न्यूज़पेपर एनालिसिस सुन रहे हैं तो WTO के बारे में तमाम कंसर्न जो मैंने यहाँ बताए हैं वो सब आपको पता है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी का कंसर्न एंड ऑल। तो उसके बेसिस पे ये प्रश्न को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है। तो माधव गाडगिल जी इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इनफैक्ट भारत सरकार ने एक बॉडी बनाई थी, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, उसके चेयरमैन थे माधव गाडगिल जी ने। और माधव गाडगिल जी ने सजेशन दिए थे कि हाउ वेस्टर्न घाट कुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट पॉपुलेशन प्रेशर, क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। इस चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की बात की जाए तो इट इज़ यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर। इट इज़ प्रेजेंटेड एनुअली बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। और ये अलग अलग फील्ड के लीडर्स को, गवर्नमेंट को, सोसाइटीज़ को, प्राइवेट सेक्टर को, इवन इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2005 से लेकर के अभी तक में 122 लोगों को ये 122 लॉरेट्स को ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जा चुका है। इसका मतलब ये साफ है कि एक साल में सिर्फ एक एनवायरमेंटलिस्ट को ये अवार्ड नहीं मिलता है, कई सारे लोगों को मिलता है। तभी तो पिछले 20 सालों में 122 लोगों को मिल चुका है।
तो भारत से इस साल मिला है माधव गाडगिल जी को। बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट नेम होगा इस साल के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड में तो आने वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग उनको कवर करेंगे। इस डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द न्यू सिटीज स्कीम में जागी रोड का नाम प्रपोज किया गया है। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले स्मार्ट सिटी मिशन को रिवाइज कर लेते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके चला रहे हैं इस स्कीम को। इसको साल 2015 में लाया गया था। 5 साल के लिए स्कीम था, जिसके अंतर्गत भारत के 100 अलग अलग शहरों को सेलेक्ट किया गया था, जिनको अपग्रेड करने का प्लान रखा गया था अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। ये जो 100 शहर सेलेक्ट किए गए थे स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, दे वर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ए चैलेंज, जिसको नाम दिया गया था स्मार्ट सिटी चैलेंज। तो ये जो स्मार्ट सिटी चैलेंज है, दिस कुड बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो 100 सिटी सेलेक्ट किए गए, उसमें से गुवाहाटी को सेलेक्ट किया गया था फ्रॉम असम। उन वहां पे फिर गोल ये था स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाएगा ताकि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर हो पाए, डिसेंट हो पाए, एंड प्रोवाइड स्मार्ट सॉल्यूशन टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स लाइक ट्रैफिक कंजेशन या ड्रेनेज। इन सब को लेकर के स्मार्ट सॉल्यूशन तो दिया जाए इन स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट एनर्जी, वॉस स्टैंड्स फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, वाइब्रेंट पब्लिक स्पेसेस, ये तमाम फोकस एरियाज हैं या प्रोजेक्ट्स हैं जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लाए जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्मार्ट सिटी मिशन का कोई एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन नहीं है अंडर स्मार्ट सिटी मिशन की व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया टू कॉल अ सिटी स्मार्ट सिटी। तो अलग अलग शहरों ने अलग अलग अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं टू डेवलप देयर सिटी एज स्मार्ट सिटी मिशन। तो अलग अलग म्युनिसिपल कमीशंस ने अपने अपने हिसाब से स्टैंडर्ड सेट किए हैं टू डेवलप देयर एरियाज स्मार्ट सिटी। तो जो 100 शहर सेलेक्ट किए हैं वहाँ पे भी अलग अलग म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के पास फ्रीडम है अपने हिसाब से अपने शहर को डेवलप करने का इन ऑर्डर टू मेक देम स्मार्ट सिटी। So there is no universal objective definition for a city to be called smart city. अब क्या है कि स्मार्ट सिटी मिशन तो पूरा हो गया, इसका टाइम तो खत्म हो गया। अभी भी वैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चल रहे हैं, बट टाइम तो कंप्लीट हो गया। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्मार्ट सिटी मिशंस को एक्सटेंड करते हुए एक नया इनिशिएटिव लाया है, न्यू सिटीज स्कीम, जिसके अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। ये न्यू सिटीज स्कीम जो है, they will be used, this new scheme will be used to develop new set of cities which will be in the same line like a smart city mission। तो आप कह सकते हैं कि ये जो न्यू सिटीज स्कीम है ये स्मार्ट सिटी मिशन पार्ट 2 का है। ये आप कह सकते हैं कि इट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशंस। यहाँ पे और भी कुछ नए शहरों को चुना जाएगा और उनको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी ताकि जो एग्जिस्टिंग शहर हैं वहाँ पे एक्सेसिव बर्डन ऑफ पॉपुलेशन को रिड्यूस किया जा सके। तो अलग अलग स्टेट से मांगा गया है कि आप अपने यहाँ से कौन से एरिया को डेवलप करना चाहेंगे आज न्यू सिटी स्कीम के अंतर्गत नेक्स्ट स्मार्ट सिटी। तो असम सरकार ने प्रपोज किया है जागी रोड को टू बी डेवलप्ड एज अ सिटी अंडर न्यू सिटी स्कीम। तो आई जस्ट होप कि आपको बात समझ आ रही है। स्मार्ट सिटी मिशन, इसका पार्ट 2 को नाम दिया गया है न्यू सिटीज स्कीम, और इसके अंतर्गत असम सरकार ने जागी रोड का नाम प्रपोज किया है टू बी डेवलप्ड एज अ स्मार्ट सिटी अंडर न्यू सिटीज स्कीम। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लिपस्टिक इफेक्ट इन इकोनॉमिक्स। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्या पता वन लाइनर आ जाए। देखिए लिपस्टिक इफेक्ट क्या कहता है कि जब भी इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा हो तो लोग जनरली क्या करते हैं, वो लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, बट लो कॉस्ट वाले, लेस कॉस्ट वाले लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, महंगे लग्जरी आइटम्स नहीं खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ने जाकर के पार्कर का पेन खरीद लिया। पार्कर पेन इज ए लग्जरी आइटम, बट है तो ओवरऑल सस्ता ही। कार तो नहीं खरीद रहा है, मर्सिडीज कार खरीदना एक अलग बात होती है और पार्कर पेन खरीदना अलग बात होती है। दोनों है लग्जरी ही, बट पार्कर पेन इज ए लेस कॉस्टली लग्जरी आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल विमेन की बात की जाए तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लो डाउन रादर देन बाइंग एक्सपेंसिव फर कोट्स, 1 लाख 1.5 लाख के फर कोट्स के बजाय दे विल बी बाइंग एक्सपेंसिव लिपस्टिक। वहीं से नाम आया लिपस्टिक इफेक्ट। लिपस्टिक इफेक्ट के पीछे मेन कारण है साइकोलॉजी।
लोग जो हैं वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि देखो मैं अभी भी लग्जरी आइटम खरीदता हूँ, बट अब महँगे-महँगे चीज़ें तो नहीं खरीद सकते। तो लग्ज़री आइटम में भी जो सस्ता आइटम है, उसको खरीदते हैं इन द केस ऑफ स्लो डाउन। तो लिपस्टिक इफ़ेक्ट इज़ रूटेड इन ह्यूमन साइकोलॉजी दैट दे वांट टू सैटिस्फाई देयर ईगो बट एट द सेम टाइम दे डोंट वांट टू स्पेंड हेवीली इन द केस ऑफ स्लो डाउन। तो ये लिपस्टिक इफ़ेक्ट क्यों कहा जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर लिपस्टिक इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो स्किन केयर इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, वो 20 से 25% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। जबकि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट तो इतना अच्छा खासा है नहीं। लास्ट क्वार्टर में तो हमने देखा कि ग्रोथ रेट वाज़ ओनली 5.4%। तो डिस्पाइट अ स्लगिश ग्रोथ रेट, द स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग एट ए वेरी फास्ट पेस। सो इस कारण से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि परहैप्स इंडियन इकोनॉमी इज़ विटनेसिंग लिपस्टिक इफ़ेक्ट। इस डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से रिलेटेड सारे स्टेटमेंट सही थे। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गलत हैं। पहला गलत है, सीधा-सीधा प्राइम मिनिस्टर तो अपॉइंट नहीं करते हैं आरबीआई गवर्नर को, और उसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। 5 साल का टर्म नहीं होता है, 3 साल का होता है और फिर 3 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सखी योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय एलआईसी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।